Assalamu alaikum everyone. How are you all? Hope all of you will be doing well. I'm your host and HR member of Women Fortune Tech, Yakut Akbar. Our today's webinar is about styling React elements. जो हमारी जो मैम फरीना नूर है वो जो हमारी सबसे अच्छी मेंटोर है, वेल एक्सपीरियंस्ड है और काफ़ी मतलब एक्सपर्टीज़ भी है उनको वेब डेवलपमेंट के बारे में। इसके अलावा वो हमारे पास फ्रंट एंड डेवलपर भी है, एआई एंड जो सॉरी मशीन लर्निंग के बारे में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनको, और इसके अलावा मोबाइल एंड वेब डेवलपमेंट के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है। सो आई एम इनवाइटिंग माय मेंटोर, आवर मेंटोर मैम फरीना नूर, टू काइंडली स्टार्ट द सेशन. सो मैम, आर यू रेडी? थिंक मैम अभी हमें सॉरी अभी मैम स्टार्ट कर लेंगी जो प्रेजेंटेशन है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम, कैन यू हियर मी? जी मैडम. आवाज़ आ रही है मेरी? जी मैडम आ रही है. चलिए ठीक हो गया. सो हमारा जो मेनली ये सेशन है, शुरू से लेकर आखिर तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है सारा कुछ हमने रिएक्ट के ऊपर ही स्टडी की, और उसके ऊपर हमने एक हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी किया है, एक वेबसाइट भी बिल्ड करने के लिए कि कैसे हम वेबसाइट्स बनाते हैं, और उनमें जो जो चीज़ें होती हैं टॉपिक वाइज हमने उनको भी कवर किया है. सबसे पहले जिसमें हमने थ्योरी के ऊपर चले गए थे, थोड़ा सा मैंने थ्योरेटिकली आपको बता दिया था कि रिएक्ट हम क्यों यूज़ करते हैं, और रिएक्ट हमने फेसबुक ने रिएक्ट को इन्वेंट किया था क्योंकि वहाँ पर एक छोटा सा बग आ रहा था. वन पेज एप्लीकेशन उन्होंने तभी बनाई. अच्छा, रिएक्ट वन पेज एप्लीकेशन होती है. इन आवर प्रोजेक्ट हमने देखा कि हमारे जो रिएक्ट का प्रोजेक्ट था वहाँ पर हमने देखा कि हमारा एक ही index.html नाम से पेज था, बाकी जो कुछ था वो हमारे JSX थे, यानी कि जावा स्क्रिप्ट और HTML. ठीक हो गया. तो रिएक्ट एक वन पेज एप्लीकेशन भी था. इसके बाद में हमने वहाँ पे कंपोनेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग की हुई है सारी की सारी. हमने ये देखा कि कैसे हमारे जितने भी कंपोनेंट्स थे उनको हम बना के रेंडर कर रहे थे. और आपको इसके अलावा जब हम डोम के बारे में पढ़ रहे थे, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, तो हमें पता था कि हमारी दो टाइप के जो वेबसाइट्स होते हैं. फर्स्टली जो एक होती है हमारी स्टैटिक वेबसाइट हो जाती हैं, और सेकेंडली जो हमारी होती हैं वो डायनामिक. तो जो स्टैटिक वेबसाइट्स थी उनमें हमें कोई भी कंटेंट एज अ यूज़र हम यूज़ कर रहे होते हैं तो चेंज नहीं कर रहे होते. लेकिन जब हम डायनामिक पे चले गए थे तो हमने ये देखा था कि यूज़र इंटरेक्शन से क्या होता है, हमारी चेंजिंग आती है ऑन यूआई स्क्रीन, यूज़र इंटरफेस. ठीक है, जो आपकी वेबसाइट आपको नज़र आ रही होती है उसमें चेंजेस आ रही होती हैं. तो बेसिकली हमने डोम तो ये हमारा नॉर्मली वेबसाइट के लिए बनता ही बनता है, लेकिन हमें ये पता था कि हमारी जो रिएक्ट पे बनती है एप्लीकेशंस, जो हमारे रिएक्ट का प्रोजेक्ट है, हमारी वेबसाइट बन रही है, उसमें क्या होता है कि उसमें आपके डोम के साथ आपके दो वर्चुअल डोम बनते हैं, जिनको हमने डीपली अंडरस्टैंड किया कि वर्चुअल डोम यानी कि क्लोन कह दें आप या कॉपी कह दें, सेम टू सेम. जैसे आपके एक डोम होगा एक्चुअल डोम, उसकी दो कॉपीज होंगी. ठीक है, फिर वहाँ पे जो चेंजेस हमारे यूज़र के इंटरेक्शन से आती हैं तो वो पहले जाती हैं वर्चुअल डोम में, वो वर्चुअल डोम में अकर होती हैं. और वर्चुअल डोम प्रीवियस वर्चुअल डोम जो कि एक्चुअल डोम के जैसा ही होता है, उसका ही क्लोन बना होता है, उसके साथ कंपैरिजन करके फिर वो अपडेट करते हैं एक्चुअल डोम में कि ये चेंज आई है. और इस सब प्रोसेस में हमने दो कीवर्ड सीखे थे जो कि हमारे थे रिकन्सिलिएशन एंड डिफिंग. ये हमारे डोम में कुछ प्रोसेस था. उसके बाद में हम आ गए थे अपना कंपोनेंट्स पे. हमने पहले प्रोजेक्ट बनाया. प्रोजेक्ट बनाने के बाद हमने देखा कि कौन कौन सी कमांड्स चलती हैं. सबसे पहली कमांड हमने जो रन की थी वो नोड की थी.
नोड -v करके हमने देखना होता है कि हमारे पास नोड इंस्टॉल है या नहीं। एक बार अगर आपने अपनी मशीन पे नोड इंस्टॉल कर दिया तो वो आपके पास आ जाता है, फिर आप उसको अपडेट करते रहते हो। ठीक है, अब लेटेस्ट वर्जन 23 हो गया है, 22 था अब 23 हो गया है। ठीक हो गया। उसके बाद में हमने प्रोजेक्ट बनाया था और हमने ये भी देखा कि हम बना रहे थे प्रोजेक्ट अपना वीट के साथ। वीट क्या था, अब वीट भी मैंने डिस्कस किया कि रिएक्ट को हम पहले यूज़ करते थे तो क्रिएट रिएक्ट ऐप कमांड से। ठीक है, अब क्रिएट रिएक्ट ऐप की कमांड से प्योर रिएक्ट का एक ऐप बनता था जो कि बहुत ज़्यादा हेवी होता था, तो जिसकी वजह से हमने फिर वीट जो है एक बंडलर है वो बना। अब उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, रिएक्ट का ही कोड कर रहे होते हैं, लेकिन वीट के साथ हमारा जो प्रोजेक्ट बनता है वो लाइट वेट होता है। ठीक है, और बहुत फास्ट चल रहा होता है, तो आजकल ज़्यादातर वीट यूज़ हो रहा होता है और CRA बंद हो गया, यानी कि क्रिएट रिएक्ट ऐप बंद हो गया, उसका बंडलर आ गया, नया वर्जन आप इसको समझ सकते हैं, जिसको हम कहते हैं वीट। ठीक हो गया। फिर हमने देखा कि हम कैसे प्रोजेक्ट बनाते हैं। हमने एक कमांड रन की थी प्रोजेक्ट बनाने के लिए, CMD में चले गए, एक फोल्डर बना के हमने कमांड रन की थी क्रिएट npm क्रिएट वीट। ठीक है, ऐसे ही हमने इंटर किया था तो हमारा प्रोजेक्ट बन गया था। तो यहाँ तक तो आप सबको आई होप क्लियर हो गई थी बात। उसके बाद में हमने कंपोनेंट्स का डिस्कस किया था कि दो टाइप के हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, क्लास और फिर दूसरे थे फंक्शनल कंपोनेंट। आजकल तो क्लास कंपोनेंट चलते ही नहीं है, हमारे जो यूज़ होते हैं वो फंक्शनल होते हैं, वो ऑब्सलीट हो गए। ठीक हो गया, तो हम फंक्शनल कंपोनेंट यूज़ करते हैं। अच्छा, आज मैं आपके साथ कुछ स्टेट के बारे में भी, जिनको हम हुक्स कहते हैं, हुक्स के बारे में भी थोड़ा डिस्कस करूंगी और स्टाइलिंग के बारे में भी डिस्कस करूंगी। ठीक हो गया। अब हमारा जो हुक्स होते हैं वो क्या होते हैं, और स्टाइलिंग का तो आपको पता है CSS और हम यूज़ कर रहे होते हैं स्टाइलिंग के लिए, जिसके लिए मैंने लास्ट टाइम टेलविंड भी अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल किया था कि आप लोग टेलविंड से स्टाइल करवाएं, और वो AI से आपका क्या हो जाता है, टेलविंड डिज़ाइन करके दे देती है। लेकिन बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि हम अगर स्टाइलिंग कर रहे हैं CSS के थ्रू तो वो कौन कौन से टाइप्स होते हैं जिनके थ्रू होती है। तो आ जाते हैं हम अपने कोड के ऊपर। मैं स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। अच्छा, आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी, होप सो। और अभी हम क्या करते हैं, हमने ये प्रोजेक्ट बनाया था रिएक्ट प्रोजेक्ट के नाम से। मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप VS कोड में जाकर भी अपना प्रोजेक्ट चला सकते हैं। अगर आप फोल्डर ओपन करें, जिस फोल्डर में आपने प्रोजेक्ट बनाया, ये मैंने वीट प्रोजेक्ट के नाम से बनाया हुआ है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, CMD करेंगे, एंटर किया तो हमारा कमांड लाइन खुल गया और इस पे हम लिखते हैं कोड स्पेस डॉट, तो हमारा VS कोड ओपन हो जाता है और उसमें हमारा जो प्रोजेक्ट बना हुआ है करंट वो ओपन हो जाता है मेनली। ठीक हो गया। तो मेरा शायद पहले कुछ और प्रोजेक्ट चल रहा है, तो मैं VS कोड में जाके वो प्रोजेक्ट बंद कर लेती हूँ। अच्छा, बंद है, हाँ वो प्रोजेक्ट बंद है। अगर नहीं तो फिर मेरी पोर्ट पे जो है ना वो आ जाता है कि आपके पोर्ट पे कोई और प्रोजेक्ट चल रहा है, फिर मेरा प्रोजेक्ट नहीं रन होता। ये तो यहाँ से रन है, इसको मैंने यहाँ से बंद कर दिया। चलें, अब हम यहाँ पे आकर नोड मॉड्यूल्स में अच्छा, हमने VS कोड पे ओपन कर लिया था। ये असल में मेरा अपना प्रोजेक्ट चल रहा था, सॉरी। इसको मैं टर्मिनेट करूँगी, मेरा प्रोजेक्ट बंद हो गया। अब आपका प्रोजेक्ट मुझे फिर से चलाना पड़ेगा। जो मैंने आपके साथ ये प्रोजेक्ट बना रहे थे हम लोग,
तो इसके CMD में आके सॉरी इसके सर्च बार में आके आपको CMD लिखना होता है। उसके बाद में आपको यहाँ पे आके कोड डॉट लिखेंगे तो आपके प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा VS कोड के साथ। अच्छा, लास्ट टाइम हमने बटन की क्लिक पे फंक्शनैलिटीज़ लगाई थी कि बाबा हमने अगर किसी भी बटन पे क्लिक करना है तो हमारे पास अलर्ट आ जाए या कुछ ना कुछ हो। और ये हमारा कोई कॉन्टेक्ट का पेज हमने बनाया सॉरी हमने ये कॉन्टेक्ट का पेज बनवाया था और एक होम पेज रखा था। मेनली ये हमारा होम पेज था और इसके अलावा ये हमारा नेटबार था जिसमें हमने राउटिंग भी पढ़ी थी। राउटिंग में ये लिंक्स कैसे होती हैं ये हमने सारा समझा था। ठीक है, रिएक्ट राउटर डोम के थ्रू हमने राउटिंग की हुई थी। अब हम जो करेंगे बेसिकली हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें बटन की फंक्शनैलिटीज़ को समझना होता है। तो हम आ जाते हैं f.jsx के अंदर और यहाँ पे हमारे राउट्स बने हुए हैं, नेवबार बना हुआ है। इस सब को हम क्या कर देते हैं, कमेंट आउट। ठीक है, कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश से हमारा कमेंट हो जाता है जितना भी कोड आपने सिलेक्ट किया हो वो। ये तो मैं इसलिए कमेंट कर रही हूँ क्योंकि फिर आपको इसी प्रोजेक्ट पे मुझे स्टाइलिंग के बारे में भी बताना है। तो हम आ जाते हैं यहाँ पर, हम करते हैं बटन के बारे में बात। अच्छा, आपने जो बनाए होते हैं बटन्स, उनमें क्या होता है कि हम यूज़ कर रहे होते हैं यूज़ स्टेट को। यूज़ स्टेट क्या होता है, हुक्स होते हैं। हुक्स बेसिकली हमारे हुक्स होते हैं, हम यूज़ करते हैं। आपने नॉर्मल हुक्स अगर सुने हो तो वो क्या होते हैं, कुंडा जिसको हम कह सकते हैं। अच्छा, हुक हम क्यों यूज़ करते हैं, किसी चीज़ की फंक्शनैलिटी को हुक करने के लिए। फॉर सपोज आपके पास बाइक है, आपका पेट्रोल ख़त्म हो गया है, किसी गाड़ी के साथ आपने अपनी बाइक को हुक कर दिया तो क्या हो जाएगा, आपकी बाइक चलने लगेगी विद द फोर्स ऑफ कार। अब वो आप क्या कर रहे हैं, कार की कुछ फंक्शनैलिटीज़ को एडॉप्ट करने के लिए हुक्स यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही किस्सा होता है कि आप क्या कर रहे होते हैं, हुक्स यूज़ कर रहे होते हैं क्योंकि आपके फंक्शनल कंपोनेंट में ये पावर नहीं होता कि हमारे जो बटन पे क्लिक होते हैं तो कुछ चीज़ें चेंज हों और वो हमें नज़र आएँ। ठीक है, तो उसके लिए हमें जो नज़र आता है वो चीज़ हमें वहाँ पर यूज़ स्टेट यूज़ करके नज़र आती है। यूज़ स्टेट में अब हमारे पास दो चीज़ें आती हैं। यूज़ स्टेट इज़ अ टाइप ऑफ हुक। अब हम इम्पोर्ट करते हैं। अच्छा, यूज़ स्टेट हमने इंपोर्ट किया हुआ है, यहाँ पर आप देख लें। सबसे पहले हमें यूज़ स्टेट को इंपोर्ट करना होता है, हमने यहाँ पे यूज़ स्टेट इंपोर्ट किया हुआ है। फिर आपको क्या करना है, उसके लिए आपको यूज़ स्टेट, ये जो एक हुक है, हुक्स हमेशा आप समझ लें कि यूज़ कीवर्ड के साथ स्टार्ट होता है और उसके आगे कुछ ना कुछ होता है, जैसे यूज़ स्टेट हो गया, यूज़ रेफ हो गया, और भी बहुत सारे हुक्स होते हैं। तो अभी के लिए हमारे पास यूज़ स्टेट है तो हम इसको समझते हैं। आपका जो यूज़ स्टेट हुक होता है वो आपको रिटर्न कर रहा होता है दो चीज़ें। अब वो दो चीज़ें क्या होती हैं, वो दो चीज़ें आपको किसी एक एरे में रखनी होती हैं। डी स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, मेनली एक एरे होती है, उसको डी स्ट्रक्चर करना होता है, मतलब कि उसके एलिमेंट्स को अलग अलग चीज़ों में रखना। मतलब कि जैसे आप इसका एग्जांपल ले लें, आपके पास एक बैग है, उसमें बहुत सारे बुक्स हैं। फिर आप क्या कर रहे होते हैं, आप वो सारा का सारा बैग लेकर जाते हैं, जहाँ पर आपको एक बुक की ज़रूरत होती है तो वो बुक निकाल के यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर ऐसे समझ लें, यूज स्टेट इज़ अ बैग जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जिनमें से दो चीज़ें कौन सी ये रिटर्न कर रहा है हमें। एक हमें ये रिटर्न करता है वेरिएबल, जो कि आप कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर सपोज मैंने स्टेट लिख दिया, ठीक है। और इसके अलावा अच्छा, इसमें वो ऑन है, और इसके अलावा ये हमें रिटर्न करवाता है एक और चीज़। अब जो आपका वेरिएबल होता है, ठीक है, इसको आपको क्या करना होता है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट या चेंजिंग करनी होती है। तो आपको ये सारी चीज़ें डायरेक्टली नहीं हो रही होती, आपको इसके लिए यहाँ पर
एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, सेटिंग का मेथड होता है उसका, तो उसको हम कहते हैं सेट स्टेट। ठीक है, सेट स्टेट। यूज स्टेट क्या करता है, हमारे पास दो चीज़ें रिटर्न कर रहा होता है, हमने वो दो चीज़ें लेनी होती हैं यूज स्टेट से। यूज स्टेट हमें क्या दे रहा होता है, एक तो हमारा वेरिएबल होता है, ठीक है, और दूसरी चीज़ होती है उसके लिए सेट का मेथड, जैसे कि सेट स्टेट मैंने यहाँ पे बना दिया। अच्छा, ये कुछ दे रहा है, यानी कोई फिक्सेस हम बाद में देखते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना होता है, जब भी हम कोई वेरिएबल देते हैं तो उसे हमें बताना होता है कि क्या होना चाहिए, सेट काउंट, कॉन्स्ट, लेट और वार। अच्छा, कॉन्स्ट, लेट और वार के क्या फ़र्क होते हैं वो मैं आपसे अभी नहीं डिस्कस करूँगी, क्योंकि अगर आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ी होगी तो आपको आ रहे होंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, हमने बना लिया फॉर सपोज एक बटन, और वहाँ पे हमने शो कर देते हैं टेक्स्ट। कौन सा टेक्स्ट? अच्छा, मैंने यहाँ पे करली ब्रैकेट्स यूज़ किए हैं। करली ब्रैकेट्स हम जब भी यूज़ करते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, किसी भी चीज़ की कोई वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए कर रहे होते हैं। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे स्टेट की वैल्यू प्रिंट करवानी है। मैं चाहती हूँ कि बटन का टेक्स्ट हो जो स्टेट की वैल्यू हो। अच्छा, अब हमारे स्टेट की वैल्यू क्या होगी वो इनिशियली तो हमें बताना होता है ना, तो हम यहाँ पे बता सकते हैं, फॉर सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया 0। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या कर रहे होते हैं, बटन के क्लिक पे ऑन क्लिक मेथड आता है। ये एक बिल्ट इन एट्रीब्यूट होता है बटन का, और उसके अंदर हम एक फंक्शन रख देते हैं, चेंज ऑन क्लिक। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, यही फंक्शन या तो आप अलग से बना सकते हैं यहाँ पर, या फिर आप यहीं पर एक एरो फंक्शन दे सकते हैं। मैं एरो फंक्शन यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे शॉर्ट एंड प्रोग्रामिंग करनी है अभी के लिए। तो यहाँ पर हमने एक कॉल बैक फंक्शन लगाया हुआ है कि भाई ऑन क्लिक पे ये हमारा फंक्शन कॉल हो। अब उस फंक्शन को हम क्या करेंगे, वैल्यू को प्लस करवाएंगे। ठीक है, तो वैल्यू को प्लस करने के लिए बेसिकली हमें क्या करना है, यही जो हमारा स्टेट है इसको क्या करना है, सेट स्टेट के थ्रू सेट करना होता है। तो हमने इसको सेट स्टेट के अंदर स्टेट को क्या कर दिया, प्लस प्लस। फॉर सपोज आपने प्लस प्लस पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये क्या होता है, इससे इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अपना प्रोजेक्ट रन कर देते हैं। बेसिकली आप सबको ये कमांड पता होगी रन करने वाली, जो मैंने हर क्लास में आपसे पूछी है कि भाई मैसेज करके बता दो, मैसेज करके बता दो, लेकिन आप लोग नहीं बता रहे होते। तो ये है npm run dev, इससे हमारे प्रोजेक्ट रन हो जाता है। अच्छा, तो यहाँ पर हमें एक लिंक मिलेगी जिसको हमने कंट्रोल करके क्लिक करना होता है, या तो फिर आप उसको टोटली कॉपी करके किसी और वेब पे, किसी भी ब्राउज़र पे क्या कर रहे होते हैं, रेंडर कर रहे होते हैं। मैम ये जब हम रन करते हैं तो मैम गो लाइव के थ्रू भी कर सकते हैं ना? नहीं नहीं मिस, ये जो आप कर रहे होते हैं ना, ये गो लाइव के थ्रू नहीं हो सकता, क्योंकि गो लाइव के थ्रू आपकी जो बेसिकल जावा स्क्रिप्ट से बनी होती है ना, HTML जावा स्क्रिप्ट और CSS से बनी हुई आपकी जो वेबसाइट्स होती हैं वही रन होती हैं। ये वीट का प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पर आप इसके फाइल का स्ट्रक्चर अगर देख लें, ये वाली फाइलिंग जो है ना, तो इसके लिए ये रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर बेसिकली अब अगर आप project.json के अंदर आ जाएं तो ये आपको बता रहा होता है कि आपका वीट का प्रोजेक्ट जो है उसकी डिपेंडेंसीज डेव डिपेंडेंसीज हैं, यानी कि ये डेव आपको लिखना पड़ेगा, रन डेव। ओके मैम, ओके मैम, थैंक यू ठीक है, मैम। ये गो लाइव अगर मैं यहाँ पे कर लूँ, आप चेक कर लें, तो ये जो है ना, ये गो लाइव पे हमारे index.html के पेज को रेंडर कर सकता है। अब वो तो है बिल्कुल खाली, तो वो खाली है तो उसके लिए मतलब कुछ भी यहाँ पे रेंडर नहीं होगा, क्योंकि हमारे HTML के पेज में तो कुछ है ही नहीं। हमारा जो भी कुछ है वो सारा का सारा यहाँ पर है, हमारे SRC फोल्डर में है। ठीक है, तो इसके लिए हम ये यूज़ कर रहे होते हैं, ये कमांड। अच्छा, अब मैं इसको पोर्ट को ऑफ कर देती हूँ क्योंकि मैंने ये आपको चला के दिखा दिया। अब हमें ये एरर दे रहा है कि आपने जो ये बनाया है इसमें वार्निंग दे रहा है, असाइनमेंट
will throw because state is a constant. अच्छा, ये स्टेट जो है ये एक कांस्टेंट है, ये इसको वैल्यू को इंक्रीज नहीं कर रहा। अगर आप वापस आ जाएं f.jsx में, तो यहाँ पर आपने इसको कॉन्स्ट किया था, इसको आप वेरिएबल बार भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। तो बेसिकली ये एक बटन है, लेकिन ये बटन की तरह शो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमारा टेलविंड लास्ट टाइम हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ था। अगर आपको याद हो, जब आप टेलविंड इंस्टॉल करते हो तो आपकी CSS बाय डिफ़ॉल्ट जो भी होती है वो ख़त्म हो जाती है और आपको टेलविंड की CSS से ही देना पड़ता है CSS, ठीक है। तो अभी के लिए मैं आपको यही बटन है, इस पर मैं क्लिक करूँगी तो इंक्रीमेंट होता है। तो ये देखिए मैंने क्लिक किया, यहाँ पे क्या हो रहा है, वैल्यू चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि मैंने इसके बटन बना के उसके ऊपर क्या रखा हुआ है, क्लिक ऑन चेंज, और वहाँ पे मैंने इसको इंक्रीमेंट किया हुआ है, ठीक हो गया। अब यही चीज़ मैं कर सकती हूँ किसी और चीज़ के साथ भी। फॉर सपोज मैंने यहाँ पे कह दिया कि ऑन क्लिक पे क्या कर दे, ऑन क्लिक पे मुझे ये सेट स्टेट वगैरह कुछ भी नहीं करे। मैं एक मेथड बना देती हूँ अपनी आसानी के लिए। हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक मेथड बनाते हैं, उसका नाम रख देते हैं कुछ भी रख सकते हैं हम, जैसे मैंने रखा शो नेव, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस नाम का एक यहाँ पर फंक्शन बनाना पड़ेगा। अब उस फंक्शन में हम क्या करेंगे, फंक्शन बनाने के लिए हमें फंक्शन कीवर्ड यूज़ करना होता है और उसका नाम और फिर ब्रैकेट्स, ये पैरामीटर्स के लिए होती हैं ब्रैकेट्स। चलें, फिर हमने ये इस फंक्शन के अंदर अब जो चेंजेस करनी है स्टेट में वो हम इसके अंदर करेंगे, ठीक है। तो हमने स्टेट को यहाँ पे शो करवा दिया, इनिशियल वैल्यू रेंडर हो रही है बटन के क्लिक पे, और हमें यहाँ पर क्या करना है, सेट स्टेट करना है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारा जो स्टेट है उसको मैं यूज़ करती हूँ सेट स्टेट को। अच्छा, सेट स्टेट आपका जो मेथड होता है वो आप यूज़ करते हैं बेसिकली अपनी वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करने के लिए। अब मैं इसको एक पूरा का पूरा नेव बार देना चाह रही हूँ, जो कि हमने यहाँ पर इंपोर्ट भी किया हुआ है। अब हम यहाँ पे देते हैं एक अदद नेव बार, तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग आ गया खुद ही, ऑटो था। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, नेव बार देते हैं, ठीक है, और मैंने इसको सेव कर दिया। आ जाते हैं वापस अपने प्रोजेक्ट पे। अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मेरा नेव बार आ गया। क्यों आया? क्योंकि मैंने उसकी स्टेट को दिया था वैल्यू जो कि नेव बार था। तो मैंने कहा कि जैसे ही मैं इधर क्लिक करूं तो मेरा नेव बार आ जाना चाहिए। अच्छा, वापस क्लिक करने पे कुछ नहीं होगा क्योंकि मैंने उसकी बैक वाली स्टेटमेंट बनाई नहीं, वो लॉजिक खुद मैंने लगाई ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी होती है बेसिकली क्लिक हैंडलिंग पे। अगर मैं इसको नॉट लगा दूं, टॉगल का एक मेथड बना के नॉट लगाते हैं हम, तो वो चीज़ फिर से गायब हो जाएगी, फिर से शो हो जाएगी। ऐसी चीज़ें हम लोग बटन के साथ बना सकते हैं। बेसिकली ये था बटन। अब हम चलते हैं ये यूज़ स्टेट में। हो सका तो मैं आपको CRUD ऑपरेशंस करवा दूंगी। CRUD ऑपरेशंस में ये चीज़ें यूज़ होती हैं, यूज़ स्टेट एंड यूज़ हुक। तो ये भी बहुत ही हमारी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, लेकिन हमने यूज़ नहीं की, करनी चाहिए लेकिन हमने की नहीं थी। आपके सेशंस थोड़े कम हैं। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, हम अपना प्रोजेक्ट जो हमने लास्ट बनाया था वो देख लेते हैं। यहाँ पे हमने इसको होम के क्लिक पे होम बार दिया था और होम का पेज दिया था, कॉन्टैक्ट के क्लिक पे कॉन्टैक्ट का पेज भी दिया था। आप लोग ये कर सकते हैं कि जो जैसे अभी मैंने वैल्यू ली, वैसे ही इस फॉर्म की वैल्यू भी आप वहाँ से ऑन क्लिक क्योंकि यहाँ पे एक बटन है तो हम ऑन क्लिक पे यहाँ से वैल्यूज़ जो हम टाइप करते हैं, फॉर सपोज मैंने मैसेज किया यहाँ पे दिस इज़ माय मैसेज, और यहाँ पे मैंने कोई सी भी ईमेल दे दी,
@gmail, और यहाँ पे मैंने नेम दे दिया कुछ भी XYZ। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी वैल्यू हो कॉन्टेक्ट अस के फॉर्म में फिल हो रही हो, तो वो जैसे ही सेंड पे क्लिक करे तो वो क्या होनी चाहिए, वो हमारे पास स्टोर होनी चाहिए। तो ऐसी आप फंक्शनैलिटी अपनी वेबसाइट पे बना सकते हैं थ्रू यूज स्टेट एंड यूज ऑफ। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं स्टाइलिंग के ऊपर। बेसिकली जो स्टाइलिंग हमने यहाँ पे है, हमारा प्रोजेक्ट बना हुआ है, जो हमने ये वाली चीज़ बनाई है, इससे थोड़े हटके हम जाते हैं, क्योंकि इसमें मैंने टेलविन पहले से ही यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है, प्लगइन वगैरह दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं यही प्रोजेक्ट यूज करूँगी आपको आगे समझाने के लिए। तो फिलहाल के लिए मैं क्या करती हूँ, इस प्रोजेक्ट को मैं बंद करके आपके लिए आसानी के लिए एक नया प्रोजेक्ट बना के आपको CSS बता देती हूँ कि CSS के सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए 3 टाइप्स होते हैं। जब आप लोग CSS दे रहे होते हैं अपने पेजेस को, तो रिएक्ट में नहीं, वैसे भी आपने जब नॉर्मली भी पढ़ा होगा तो आपके 3 तरीकों से आपने CSS दी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर भी वो चीज़ ऐसे ही होती है कि यहाँ पर भी क्या है, आपकी CSS अप्लाई करने के बेसिकली 3 वेज हैं, मेथड्स हैं। सबसे पहला होता है इनलाइन स्टाइल्स, और दूसरा होता है इंटरनल स्टाइल्स, और तीसरा होता है एक्सटर्नल स्टाइल्स। अच्छा, मैं इस प्रोजेक्ट पे इसलिए नहीं करी कि मुझे फिर यहाँ से पूरा का पूरा जो मैंने टेलविन CSS है उसको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके प्लगइन्स हटाने पड़ेंगे, और यहाँ पे जैसे मैंने इंपोर्ट वगैरह किया हुआ है app.css के अंदर मैंने यहाँ पे टेलविन लगाया हुआ है, तो हटाना पड़ेगा। बेसिकली हम लोग टेलविन ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं रिस्पॉन्सिवनेस की वजह से, कि हमारी जो वेब ऐप है वो हर डिवाइस के ऊपर रिस्पॉन्सिव हो, यानी कि वो जितनी डिवाइस की विड्थ हो उसको क्या करे, ऑक्यूपाई कर ले, और उसके हिसाब से अपने एलिमेंट्स को सेट कर ले। ठीक है, और इसके अलावा ये इनलाइन CSS है तो वो शॉर्ट एंड हो जाती है। अब इसको मैं कर लेती हूँ बंद, और मैं बना देती हूँ एक और प्रोजेक्ट। हम बना लेते हैं बेसिकली एक और प्रोजेक्ट बना लेते हैं रिएक्ट का। ठीक है, यहाँ पे मैंने ओपन कर दिया CMD, और यहाँ पे हम कर लेते हैं कोड स्पेस डॉट, यानी कि आपका VS कोड ओपन हो जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये प्रोजेक्ट मैंने कर लिया बंद, और मैंने एक और फोल्डर क्रिएट किया। अच्छा, ये इसके अंदर ही आ रहा है। मैंने इस रिएक्ट प्रोजेक्ट के अंदर एक फोल्डर बनाया, नहीं बन रहा। हम एक काम करते हैं, यहीं से बना लेते हैं, यहाँ पे आके एक प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसको हम न्यू फोल्डर दे देते हैं, रिएक्ट फॉर CSS। ठीक है, मेनली ये हमने जो बनाया है प्रोजेक्ट में, ये नया बना रही हूँ, इसलिए बना रही हूँ क्योंकि हम यहाँ पे CSS की स्टाइल्स को यूज़ करेंगे। अच्छा, अब हम यहाँ से कर लेते हैं रिएक्ट प्रोजेक्ट से CD यानी कि चेंज डायरेक्टरी होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ इस फोल्डर के अंदर, रिएक्ट प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर खड़ी हुई हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे रिएक्ट फॉर CSS के अंदर जाना है, क्योंकि रिएक्ट प्रोजेक्ट के अंदर 2 हैं, एक वीट का प्रोजेक्ट और ये जो मैंने अभी फोल्डर बनाया। तो मैं अभी इस फोल्डर में जाने के लिए क्या लिखूंगी, रिएक्ट फॉर CSS। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मूव कर लिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, शुरू से हमने जैसे प्रोजेक्ट बनाया था सिंपल, हम वैसे ही बना रहे हैं। तो आप लोग अगर आपको याद है कमांड्स तो आप लोग मुझे मैसेज करते जाएं यहीं पे जूम मीट में, वरना अगर आपको नहीं याद है तो भी ठीक है, खैर है, हम लिख रहे हैं। यहाँ पे हम सबसे पहली कमांड करते हैं npm create वीट। ठीक है, वीट के बाद @latest भी लिखना है तो ठीक है, नहीं लिखना भी ओके, तो मैं नहीं लिखती हूँ, और इसके बाद स्पेस देकर डॉट देते हैं, तो करंट डायरेक्टरी में हमारा सारा का सारा प्रोजेक्ट बेसिकली इंस्टॉल हो जाता है। अब हम जो काम कर रहे हैं वो हम इस प्रोजेक्ट पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा यूज़ हो रहा है रिएक्ट।
ठीक है। अब रिएक्ट को सिलेक्ट करने के बाद मैंने ये आपका जो है ना कीबोर्ड की कीज के साथ होगा ऊपर नीचे, ठीक है। अब आपने जावा स्क्रिप्ट को यूज़ करना है और उसके बाद में आपको यहाँ पे npm i करना है। नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल होंगे, यहाँ पर आप देख लें अपने फोल्डर में, यहाँ पे कोई भी नोड मॉड्यूल्स नाम का नहीं है फोल्डर, लेकिन अभी बन जाएगा क्योंकि हमने npm i किया है, मतलब आई का फुल फॉर्म है इंस्टॉल, npm इंस्टॉल किया है। तो अब यहाँ पे एक नोड मॉड्यूल्स के नाम से फोल्डर बन रहा है, यहाँ पे देखें बन रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके बाद में हम आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं बता देती हूँ कि हमारे पास बेसिकली CSS जो हम वैसे भी यूज़ कर रहे होते हैं, तो हम 3 टाइप की CSS यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमारा क्या है, हम 3 टाइप की CSS ही यूज़ करेंगे। एक होती है इनलाइन, ठीक है, सबसे पहली होती है इनलाइन CSS, और दूसरी होती है आपकी जिसको हम कहते हैं इनलाइन स्टाइल, ठीक है। और दूसरी होती है आपकी, आई होप आपको CSS तो आती ही होगी, बस मैं आपको यहाँ पर एक वे बता दूंगी कि आप लोग अपने प्रोजेक्ट के साथ कैसे CSS को अटैच कर सकते हैं। अगर आपको CSS नहीं भी आती तो कोई बात नहीं, आपके पास AI होता है, आप उसको बोल दें, लेकिन आपको एक वे पता होना चाहिए कि ये हमारी जो चीज़ें हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं, ठीक है। इनलाइन स्टाइल के बाद हमारे पास होती है इंटरनल स्टाइल। इंटरनल स्टाइल होती है दूसरा टाइप है, हम इनको अभी जो है करके देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। इसके अलावा तीसरा जो हमारा होता है वो होता है एक्सटर्नल। आप वहाँ पर जैसे हमने प्रोजेक्ट बनाया था तो भी आप देखते आ रहे थे, ये तीनों ही हमारी यूज़ हो रही थी। मैंने जैसे आपको बताया था कि हमारी टेलविंड जो होती है वो इनलाइन CSS है, यानी कि इनलाइन स्टाइल के साथ मैच करती है, लेकिन उसके लिखने का वे शॉर्ट है और हमने इसलिए वही यूज़ की थी, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास 3 स्टाइल के टाइप्स होते हैं। आए इनको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमारा नोड मॉड्यूल्स का ये फोल्डर बन गया, यानी कि नोड मॉड्यूल्स भी इंस्टॉल हो गए। और लास्ट कमांड हमारी होती है प्रोजेक्ट को रन करने के लिए npm run dev, ठीक है। उसको हमने एंटर किया तो हमारा प्रोजेक्ट चल जाता है लोकल होस्ट पे। ये हमारा चल गया प्रोजेक्ट, हम चला लेते हैं, ब्राउज़र पे आ जाते हैं। अच्छा, तो ये सिंपल काउंटर बना हुआ है जो मैंने आपको फर्स्ट डे पे बताया था कि ये हमारा टेम्पलेट प्रोजेक्ट है। इसको हम आके यहाँ से src फोल्डर में app.jsx के अंदर देखेंगे तो हमें ये नज़र आ जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी CSS के बारे में, इनलाइन स्टाइल के बारे में। बेसिकली आप ये यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी CSS नहीं दी हुई, यहाँ पे आपको app.css की फाइल इंपोर्ट करवाई गई है। आप क्या कर सकते हैं, ये जो इस वेबसाइट का एक टेम्पलेट बना हुआ है, ठीक है, इसकी CSS दी हुई है, तो वो CSS आप लोग देखें कहाँ पे है, app.css के अंदर। अब यही प्रॉपर्टीज आप दे सकते हैं वहाँ पर, जैसे कि इसने कार्ड को दिया हुआ है पेडिंग 2em, ठीक है। अगर मैं ये हटा देती हूँ, मैंने सेव किया और मैंने प्रोजेक्ट चलाया तो थोड़ी सी जो हमारी पेडिंग थी वो यहाँ से ख़त्म हो गई कार्ड की। अच्छा, ये चीज़ हम आके यहाँ पर app.jsx में आ जाते हैं और यहाँ से बेसिकली मैं ये सारा का सारा कोड हटाकर आपको एक सिंपल चीज़ दिखाना चाहती हूँ, जो कि है ये हमारा एक टेक्स्ट, ठीक है। मैंने अभी के लिए मुझे क्या करना है, मैंने ये app.css को मैं कमेंट आउट करती हूँ ताकि आपको मैं समझा सकूँ, और ये index.css main.jsx में यहाँ पर आ रहा होता है, तो इसको भी मैं कमेंट आउट करती हूँ ताकि आप एक सिंपल पेज देख सकें। आपको सिंपल टेक्स्ट दिखाना है मुझे बेसिकली। यहाँ पर आपने देख लिया वाइट बैकग्राउंड के साथ सिंपल सा पैराग्राफ का टेक्स्ट है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं वापस अपने टेक्स्ट के ऊपर। इस टेक्स्ट में हमारा पैराग्राफ है, इसमें हम लोरिम का टेक्स्ट दे देते हैं।
अच्छा, लोरेम का टेक्स्ट हम क्यों देते हैं, ये थोड़ा सा डमी डेटा होता है, डमी टेक्स्ट होता है, इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, अब आप आ जाएंगे तो थोड़ा टेक्स्ट ज्यादा सा लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, CSS जब देनी होती है तो हमारे पास यहाँ पर एक पहला तरीका होता है इनलाइन CSS का। इनलाइन CSS जैसे कि मैं यहाँ पर आके कहती हूँ स्टाइल। ठीक है, अब इसको मैं डायरेक्ट कलर का नहीं कह सकती, ये कलर इसके ऊपर नहीं आएगा। हम क्या करेंगे, ये चीजें स्टाइल की होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे स्टाइल एज ए ऑब्जेक्ट लिया जाता है। आपको मैंने बताया है कि जब भी हमारे कर्ली ब्रैकेट्स यूज होते हैं, अच्छा एरे के लिए हमारे स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज होते हैं, और हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है उसके लिए कर्ली ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे हम देखें स्टाइल को कर्ली ब्रैकेट्स में दे रहे हैं, जो चीज भी देनी है हमें। ठीक है, तो मतलब एज ए ऑब्जेक्ट ले रहा है। ऑब्जेक्ट कैसे होता है, ऑब्जेक्ट हमारा की पेयर वैल्यूज होते हैं, मतलब की और वैल्यू, की और वैल्यू ऐसे हमारा पेयर होता है। जब मैं यहाँ पर दे देती हूँ फॉर सपोज बैकग्राउंड कलर। ठीक है, यहाँ पे आप देख लें, मुझे बैकग्राउंड कलर देना है, मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देना है अगर, और मैं यहाँ से कोई भी कलर ले लेती हूँ, ग्रे टेक्स्ट, ये कोई कलर है, देख लेते हैं, हमें यहाँ पर शो हो जाएगा। चलें, ये हमारा बैकग्राउंड का कलर आ गया। यानी कि इनलाइन CSS क्या होता है, टैग जो जो आपके टैग्स होंगे उनके ऊपर आप उसी लाइन पे क्या कर रहे होते हैं, CSS दे रहे होते हैं। पर रिएक्ट में आपकी जो CSS हम दे रहे होते हैं वो एज अ ऑब्जेक्ट ले रहा होता है। अच्छा, यहाँ पे मैं इसकी हाइट बढ़ा सकती हूँ, मैंने इसकी हाइट कर दी 50 px। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ये एक की है, ये है वैल्यू। अब की वैल्यू का एक ये पेयर बन गया, और हमारी जो स्टाइल है वो की पेयर वैल्यू में दे रहे हैं हम एक ऑब्जेक्ट बनाकर। ठीक है, और यहाँ पर आप देख लें तो इसकी थोड़ी सी हाइट बढ़ गई है, थोड़ी कम बढ़ी है, हम इसको थोड़ा ज्यादा बढ़ा के देखते हैं। चलें, इसकी px नहीं किया ना हमने, तो यहाँ पर आप देखें कि इसकी हाइट मैंने बढ़ा दी। मैंने कलर बेसिकली इसलिए दिया था ताकि आपको समझ आए और नज़र आए कि यहाँ पे हमारा जो पैराग्राफ का वो विड्थ ले रहा है, हाइट ले रहा है, वो कम या ज़्यादा हो रही है। ठीक है, उसके अलावा आप क्या दे सकते हैं, विड्थ तो पैराग्राफ की वैसे भी इसने पूरी की पूरी ऑक्यूपाई की हुई होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा लिया हुआ है सब। अच्छा, इसके बाद में क्या होता है कि आपका जो ये तो था इनलाइन CSS। अब यही CSS आप दे सकते हैं, यही CSS आप इंटरनल स्टाइल के थ्रू भी दे सकते हैं। मैंने आपको बताया सॉरी, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हम जो CSS दे रहे होते हैं वो एज अ ऑब्जेक्ट हमारी ले रहा होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे। ठीक है, हम यही स्टाइल का ऑब्जेक्ट इस इनलाइन से बाहर बना रहे हैं। अब मैंने बनाया एक स्टाइल नाम से ऑब्जेक्ट। अब इस स्टाइल नाम के ऑब्जेक्ट को मैं वैल्यू असाइन करूंगी जो कि मैंने यहाँ पे की हुई हैं, ये वाली सेम वैल्यूज। मतलब कि मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है और उनकी की पेयर वैल्यूज मैंने यही दिए हैं सेम। और मैं चाहती हूँ कि मेरी जो CSS है वो इनलाइन ना हो, मतलब कि साथ ही ना पड़ी हो, हर एक लाइन पे मैं अलग अलग से नहीं देना चाहती। और मैंने यहाँ पर से ये चीज़ हटा दी। अब थोड़ा सा नाम में इसका चेंज कर लेती हूँ ताकि हमारे नेम मुश्किल ना हो पहचानने में। यहाँ पर आकर मैंने इसको वैल्यू दे दी स्टाइल की, ऑब्जेक्ट की, जो मैंने ऊपर बनाया हुआ है बेसिकली। अच्छा, अब मैं चेक करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पर वो स्टाइल हो रहा है। अच्छा, अगर ये मैं यहाँ से हटा दूँ, अगर मैंने ये चीज़ यहाँ से हटा दी तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से मेरी स्टाइलिंग ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ से सारी की सारी स्टाइलिंग ख़त्म हो गई।
लेकिन मैंने अगर फिर से इसको जस्ट एक ही ऑब्जेक्ट पास कर लिया, स्टाइल के अंदर मैंने ये ऑब्जेक्ट पास किया, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, वो चीज़ यहाँ पर अपने पास देख सकती हूँ। सेव नहीं किया था मैंने, इसको सेव कर देती हूँ, अब चेक करते हैं। तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब ये चीज़ हम क्यों यूज़ करते हैं? अब इंटरनल स्टाइल हम यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन क्यों इनलाइन क्यों नहीं? अच्छा, इंटरनल स्टाइल यूज़ करने से आपको एक तो फ़ायदा ये भी है कि अगर आपके पास मल्टीपल दूसरे भी हैं, जैसे कि मेरे पास एक डिव था, ठीक है। अब इस डिव के अंदर था, इस डिव के अंदर कुछ टेक्स्ट पड़ा था और मैंने इस डिव को भी वही स्टाइलिंग देनी थी जो मैंने इस पैराग्राफ को दी थी। तो बेसिकली अब मैं क्या कर सकती हूँ कि नॉर्मली मैं यहाँ से ये एक छोटा सा कोड है जो इसको उठाकर मैं यहाँ पर भी रख सकती हूँ और वही सेम प्रॉपर्टीज मैं यहीं पर भी एक्सेस कर सकती हूँ। अब मेरा ये छोटा सा जो एक लाइन का कोड बड़ा, इससे मेरे पास पूरा का पूरा क्या बन के आ गया, डिव विथ दैट सेम स्टाइलिंग, ठीक है। अब ये तो मेरा बन गया डिव के ऊपर इनलाइन। आपको आई होप समझ आ गई और इंटरनल स्टाइल्स भी समझ आ गई। अब तीसरी जो चीज़ है, अगर मैं ये चीज़ यहाँ पर भी डिफाइन नहीं करना चाहती कि नहीं मेरी ये चीज़ें यहाँ पर जो है इंपोर्ट हुई हैं, यूज़ हो रही हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ये नहीं करना चाहती, तो मैं क्या कर सकती हूँ, ये CSS अपनी उठाकर एक दूसरी फाइल में रख सकती हूँ। फॉर सपोज मैंने एक फाइल बनाई है, यहाँ पर ये बनी पड़ी हुई है एक app.css के नाम से। ये समझ लें कि मैंने एक फाइल बनाई है app.css के नाम से। अब मैं यहाँ पर यही कोड दे रही हूँ और अच्छा, यहाँ पर मुझे सिलेक्टर बताना पड़ेगा मेनली कि मैं किस सिलेक्टर के लिए काम कर रही हूँ। फॉर सपोज मुझे यहाँ पे ये बताना पड़ेगा कि मुझे किसके ऊपर ये वाली CSS अप्लाई करनी है। जैसे हमारा जो पैराग्राफ टैग था एक, तो मैं वो दे सकती हूँ, कॉमा सेपरेटेड डिव दे सकती हूँ, ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि इन दोनों के ऊपर मेरा क्या अप्लाई हो जाए, बेसिकली ये कलर ग्रे, बैकग्राउंड कलर और हाइट। अच्छा, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इसी को हम ख़त्म करते हैं, पूरे के पूरे कोड को यहाँ से मैं हटाती हूँ जो इसका बिल्ट इन कोड था, ठीक है। अब मैं यहाँ पर दे रही हूँ मेरा पैराग्राफ P था, ठीक है। फिर मैंने उसकी मैक्स विड्थ को मैं नहीं करी, मुझे हाइट बढ़ानी थी। यहाँ पर मैं उसकी हाइट दे देती हूँ। हाइट के अलावा हाइट मैंने वहाँ पर 500 px की थी, तो यहाँ पर भी मैं 500 px कर देती हूँ, ठीक है। उसके बाद में ये पेडिंग वेडिंग हटा के मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, मैंने क्या करना था, बैकग्राउंड कलर देना था। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, बैकग्राउंड कलर दूंगी और वो अभी के लिए मैं ये बीच कलर तो सेम हो जाता है, वाइट नज़र नहीं आता, तो हम ये चूज़ कर लेते हैं बिस्कू कलर, ठीक है। अब हम आके देखते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो हमारे पास सेम अभी भी आ रहा है, वो चेंजेस यहाँ पर अप्लाई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमने ये फाइल तो बना ली। अब इसको हमें क्या करना है, app.css में JSX में इंपोर्ट करना होता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, फॉर सपोज इंपोर्ट किया app.css। तो आप मल्टीपल फाइल्स बना सकते हैं और आपको जिस फाइल को जिस कंपोनेंट के ऊपर वो CSS अप्लाई करनी है उसके अंदर जाके आपको इंपोर्ट कर देना होता है। अब आपने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया, आप ये स्टाइल हटा दें, ठीक है। इसको कर लें Ctrl+S। अच्छा, ये हम स्टाइल यूज़ कर रहे हैं और ये स्टाइल का ऑब्जेक्ट हमने हटा दिया है, तो यहाँ से ये लाइन भी हम हटा देंगे। तो अब हमारे पास बेसिकली आ रहा है हमारे पैराग्राफ के टैग के ऊपर वो कलर जो हमने दिया था और उतनी हाइट जितनी हमने दी थी, ठीक है। अब हमें अगर वहाँ से चेंजेस करनी है इसके ऊपर तो हम यहाँ से कर सकते हैं। फॉर सपोज हमने डिव को देना है, तो हम इसी को लेकर कुछ दे देते हैं। डिव को भी हमने डिव के लिए क्या करना है, डिव को पहले सिलेक्ट करेंगे सिलेक्टर के साथ,
और उसका फॉर सपोज और कुछ नहीं, मैंने कलर थोड़ा सा डार्क कर लिया, ठीक है। तो मैंने कंट्रोल सेव किया और यहाँ आ गए, तो ये मेरे डिव का कलर डार्क हो गया। तो ये थी हमारी CSS, जो कि हम रिएक्ट में 3 तरीकों से यूज़ कर रहे होते हैं। सबसे पहली होती है इनलाइन, जो कि आप लोग एलिमेंट के साथ ही लिख रहे होते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट के टाइप से आप दे रहे होते हैं। और सबसे दूसरी थी उसके बाद हमारी, कि हम ऑब्जेक्ट अलग से बनाते हैं, डिफाइन करते हैं, फिर वो हम यहाँ पे जस्ट रेफरेंस देकर यूज़ कर रहे होते हैं। जितने भी टेक्स्ट में देना होता है उतने ही टेक्स्ट में हम दे रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद में था हमारा एक्सटर्नल। और एक्सटर्नल हमारा क्या होता है, जैसे कि मैंने ये app.css फाइल के अंदर लिख दिया, या मैंने कोई और index.css लिख दी, या अपनी मैंने react.css कोई भी फाइल बना दी CSS के नाम से, उसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, CSS देनी होगी डिव के ऊपर, पैराग्राफ के ऊपर, जिसके ऊपर जो कलर, जो चीज़ अप्लाई करनी है, हाइट, विड्थ, बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर, सब चेंज कर सकती हूँ मैं। फिर वो मैं आके क्या करूँगी, जिस कंपोनेंट के अंदर मुझे अप्लाई करना होगा, बेसिकली आके वहाँ पर मैं क्या करूँगी, उसको इंपोर्ट करूँगी, CSS फाइल को इंपोर्ट करूँगी। तो हमारा आज का सेशन यहाँ पर ख़त्म होता है। आई होप आप सबको इतनी समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों का कोई भी सवाल है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, मुझे तो बहुत ज़्यादा समझ आया ये आज का जो वेबिनार है सेशन के बारे में, और जो CSS के बारे में समझाए उसका भी बहुत अच्छे तरीके से समझ आए। बाकी जो मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगी, अगर किसी के जहन में कोई क्वेश्चन है या कुछ पूछना चाहते तो मैम फरीना नूर से पूछे, वो हमारे पास अवेलेबल है और वो आपको बता भी देंगी। वैसे तो उन्होंने बहुत अच्छा समझाया है हमें। सो प्लीज़ आस्क द क्वेश्चन। अगर CSS के बारे में समझ नहीं आ रही, या मैम ने जो एक्सटर्नल CSS के बारे में बताया उसकी समझ नहीं आई, या किसी और मतलब पॉइंट की समझ नहीं आई, तो प्लीज़ पूछा करें, डरे मत। मतलब अगर आप पूछेंगे तो इससे आपको फ़ायदा होगा। मैम आई थिंक वी शुड एंड आवर सेशन। अच्छा आई मैम, थिंक सबको क्वेश्चन हुआ है समझ आ ईमान गया। फैसल। मैम ईमान फैसल ने क्वेश्चन किया है, विच इज़ बेस्ट, इंटरनल और एक्सटर्नल? अच्छा, बेस्ट जो है वो आपके एक्सटर्नल ज़्यादा यूज़ हो रही होती है, ठीक है बेटा। एक्सटर्नल इसलिए ज़्यादा यूज़ हो रही होती है कि आपकी सेपरेट फाइल होता है ना कोड का, तो आपके कंपोनेंट के अंदर वो जो CSS होती है ना, वो नज़र नहीं आ रही होती। और जब आप इंस्पेक्ट पे चले जाते हो तो वहाँ पर भी आपकी CSS जो है ना नज़र नहीं आ रही होती। तो वो बेस्ट हमें इस हिसाब से एक्सटर्नल होता है कि हम एक्सटर्नल एक शीट बना लेते हैं CSS की, फिर हम लोग उसको इंपोर्ट कर रहे होते हैं। तो ये ज़्यादा हमारे लिए एक कबाड़ा नहीं होता है, एक किस्म का कोड का कबाड़ा बन जाता है। उसी लाइन पे हमारी HTML भी हो, उसी लाइन पे CSS भी हो, तो ये चीज़ ज़्यादा इंसानों को ना इरिटेट कर रही होती है, मुश्किल लग रहा होता है। फिर एक चीज़ सीधी हो जाती है कि भाई वो CSS अलग पड़ी हुई है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो HTML ही नज़र आती है। उसके अलावा अगर आप कह दें इंटरनल, तो इंटरनल भी सही होती है, उससे इनलाइन की ज़्यादा होती है, क्योंकि इनलाइन का फिर वो होता है कि आपकी इनलाइन जो CSS देते हैं ना, पहले वो अप्लाई होती है, फिर एक इंटरनल, फिर एक्सटर्नल। लेकिन करनी हमें एक्सटर्नल ही यूज़ चाहिए। ईमान फैसल, आपको आई होप समझ आ गया होगा जो भी मैम ने कहा है। अगर किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ वो भी पूछें। Ma'am, I think we should end our session. Thank you so much for your precious time. I know it's very difficult for you. आप घर को भी मैनेज कर रही होती है, एकेडमी को भी संभाल रही होती है, और हमें भी आप अपना टाइम दे रही होती है। एंड
मैं आप सबसे एक और बात कहती चलूँ कि ये वेबिनार बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है आप सब के लिए, बिकॉज़ इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। इस तरह के जो सेशंस होते हैं मतलब ये स्किल सीखने के लिए लोग पैसे दे रहे होते हैं, लेकिन ये मैम फरीना नूर आप सबको फ्री ऑफ कॉस्ट करा रही होती है। हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो आप सबको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा होता है, तो प्लीज़ समझे इसको और इसको इम्प्लीमेंट भी करें और ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा हो। सो आई मैम वी शुड एंड आवर सेशन। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर प्रीशियस टाइम। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।